बहुएं मायके से ये बात बांध कर ही आती हैं कि उन्हें ससुराल में ना तो बसना है और ना तो ससुराल को बसने देना है। ओहो, कब ये शादी की सारी रस्में खत्म होगी? मुझे तो सिर्फ ये निखिल से मतलब है, ये उसका परिवार भी ना। अरे छोड़ क्यों नहीं देते ये लोग मेरे निखिल को? तभी वहां सासू माँ आ जाती है। अरे थक गई होगी ना बहू, जा जल्दी से कपड़े बदल ले। हाँ, अभी ना शादी के 2-4 दिन साड़ी पहनना, फिर सूट डाल देना। नीचे मेहमान है, जल्दी से आजा, मुंह दिखाए की रस्म शुरू ही होने वाली है। मोहल्ले की सारी औरतें आई हैं तुझे देखने। ये पहला मौका था जब पल्लवी और उसकी सास का आमना सामना था। सास को लगता है कि पल्लवी उसकी बात को सुन रही है, वो वहां से चली जाती है। लेकिन अरे पता नहीं क्यों बहू कुछ बोली नहीं, ना नमस्ते ना राम राम। अरे थकी होगी बेचारी, वैसे भी बहुत काम होता है ना शादी में दुल्हन का, भारी कपड़ा गहना, थोड़ा आराम करने देते। अरे हाँ, बस 2-4 दिन की रस्में और हैं, फिर तो सोना ही है ना। लेकिन तभी सास की नज़र बहू पर पड़ती है, जो जींस और टॉप पहनकर खड़ी होती है। अरे पल्लवी, ये क्या पहना है? मोहल्ले की सारी औरतें आई हैं, साड़ी पहनकर आओ ना। मैंने तो बोला था कमरे में बहू को कि कुछ दिन के लिए तो साड़ी पहन लो, फिर जो मर्जी पहनना। देखिए, मैंने जो पहन लिया वही फाइनल है, जिसे करना है रस्म करे, नहीं तो मैं चली सोने। निखिल को पल्लवी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि अरे रुको रुको, ठीक है कोई बात नहीं बहू, ये लो चुनरी, सर पर रखकर बैठ जाओ। सास के कहने पर नहीं, बल्कि निखिल के गुस्से को देखकर पल्लवी सर पर चुन्नी लेकर पूरी रस्म करवाती है। बहू रस्म के बाद कमरे में जाती है। ये क्या मजाक था? मतलब मोहल्ले की औरतें पागल हैं या तो मेरा परिवार? अरे तुम नई बहू हो, तुम साड़ी सूट तो छोड़ो, सीधा जीन्स में। तो मैं क्या पहनूं शादी के बाद, ये भी तुम लोग डिसाइड करोगे? अरे बहू बनकर आई हूँ मैं, नौकरानी नहीं। गंवार औरत, किस माहौल में कैसे कपड़े पहने जाते हैं ये तो कोई भी बता देगा। मुंह दिखाए में बिना सर पर कपड़े रखे कौन बैठता है? देखो पल्लवी, अब वो सब छोड़ो, तुमको मेरे घर में माँ पापा के कहने पर ही चलना होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की आगे तक चल पाएगी। निखिल पल्लवी को साफ बात बोलकर निकल जाता है। पीछे से पल्लवी अब सास ससुर से और नफरत करने लगती है। सच कहती है माँ, ये सास ससुर किसी के सही नहीं होते। अरे मैंने जींस पहना था तो क्या प्रॉब्लम हो गई? रस्म तो हुई गई ना। लेकिन नहीं जी, भेज दिया इन्हें भड़काकर। अब तो मैं इन्हें इनके माँ बाप से दूर करके रहूंगी, चाहे जो हो जाए। पल्लवी अब हर वक्त सास ससुर को परेशान करने का बहाना देखती रहती। फिर एक दिन, बहू तेरे ससुर जी को ना चावल बहुत पसंद है, तो बना दिया करना। मैं बेरा या वेटर नहीं हूँ जो हमेशा खाना बनाकर खाना खिलाते रहूं। और वैसे भी मैं आप लोगों पर विश्वास कैसे करूं? क्या पता आप लोग मुझे जान से मारना चाहते हो। नहीं, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। निखिल को गुस्सा आता है। वो बिना खाना खाए घर से बाहर चला जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि निखिल घर से बिना खाना खाए गया हो। तो क्या बोलना चाहती है आप? हाँ, कि मेरे कारण गया है बिना खाए? अरे बाहर गया है तो बाहर खा भी तो लेगा। बहू कमरे में चली जाती है। ससुर सास को देखती है और सास ससुर को। सोचा था घर में बहू आ जाएगी तो थोड़ा घर चहकेगा, बेटी का सुख बहू से मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं जी, बच्ची है, समझने में वक्त लगेगा, धीरे धीरे समझ जाएगी। खाना ही तो बनाना है ना, मैं बना लेती, गलती मेरी ही थी। कुछ दिन बहू के साथ अच्छे से रहो, शायद वो समझे कि हम लोग वैसे वाले सास ससुर नहीं है जिससे बहुओं को डरने की जरूरत पड़ती है। सास अगली सुबह बहू को कमरे में चाय देने जाती है। बेटा चाय ले ले बेटा। देखिए, अगर आप सोच रही हो कि चाय लेकर आई हो तो मैं उठ जाऊंगी, गलत फहमी है आपकी। अरे किस बात की अकड़ है यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? माँ ने सिर्फ चाय दी थी, ये नहीं कहा कि सोकर उठ जाओ। वैसे ये तो तुम्हें ही अकल होनी चाहिए, शादी से पहले फोन करो तो कब की उठी होती थी। अरे रहने देना बेटा, क्यों बात को बढ़ा रहा है, कोई जल्दी नहीं है। बहू जिस दिन घर को अपना समझ जाओ ना, तब से ही घर को अपना लेना,
वैसे भी नई जगह में खुद को ढालने में वक्त लगता है, समझती हूँ मैं। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं अच्छा बनने का नाटक कैसे किया जाता है। अरे मैंने भी दुनिया देखी है। बहू को कमरे में चाय लाकर देने का मतलब क्या होता है? अच्छा, जरा मुझे भी बता दो, मतलब क्या होता है? मुर्गी को खिला पिलाकर जब दाना दिया जाता है ना, फिर उसके साथ क्या होता है? काट दी जाती है। ससुराल में यही होता है, पहले प्यार और फिर परेशान करना। लड़की सीधी होगी तो जिंदगी भर रोती रहेगी, नहीं तो काट दी जाएगी। हैरानी होती है तुम्हारी सोच देखकर पल्लवी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना छोटा सोचने लगोगी। जो सोचना है सोचो, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहने वाली, चाहे जो भी हो जाए। निखिल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जिस बीवी को शादी होकर आए 2 दिन भी नहीं हुआ, उसे कैसे समझाए। निखिल ऑफिस चला जाता है, जहां वो परेशान सा रहता है कि क्या बात है निखिल, परेशान सा क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं यार, क्या छिपाना तुझसे। वैसे यार तू मेरी मदद कर सकता है, तू भी तो माँ पापा से अलग रह रहा है ना। तो यार तुझे क्या जरूरत आ गई ये पूछने की? अरे परसों ही तो शादी हुई है तेरी। मैं कम से कम 2 साल तो साथ रहा था, लेकिन जब मामला बिल्कुल हाथ से निकलता लगा तब मैं अलग हो गया। यार मैं मम्मी पापा से अलग नहीं रह सकता हूँ, कुछ और आइडिया देना। तभी एक और दोस्त आ जाता है। इससे क्या मदद मांग रहा है? ये तो अलग हो गया है। माना मैं अलग हो गया हूँ माँ पापा से, लेकिन बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए था मुझे। अरे हाँ हाँ प्लीज बता देना यार। देख, शादी के वक्त ही माँ को ये बता दो कि बीवी जरूरी है, और बीवी को बता दो कि माँ। साफ बोल दो, मैं नहीं रहूंगा ना माँ के बिना ना बीवी के। सही बोल रहा है, लेकिन अगर बीवी या माँ नहीं माने तो क्या करूँगा? फिर तू देख ले यार। निखिल घर आता है, जहाँ आज बहू के साथ माँ का भी पारा हाई होता है। बेटा देख ले, बहू ने तो आज सारा दिन घर क्या पूरा मोहल्ला सर पर चढ़ा रखा था। अरे बेटा मैं शांति से जीना चाहती हूँ। बेटा तू बीवी को लेकर चला जा, जहाँ वो बोले वहाँ चला जा। अब आई ना बढ़िया लाइन पर। कब से बोल रही थी, तब कान में जूं नहीं रहेंगी। मैं किसी भी हालत में ये घर और अपने माँ बाप नहीं छोड़ूंगा, और मैं नहीं रहूंगी इन लोगों के साथ। मैं भी अब इसके साथ नहीं रह सकती। मैं अपने घर में शांति से रहना चाहती हूँ। निखिल अंदर आता है और अपना सामान पैक करके निकलने लगता है। अरे मेरा सामान? मैं क्या जानू। वैसे भी माँ, तू मुझे अलग रखने के लिए तैयार है तो जा रहा हूँ मैं। और पल्लवी, शादी से पहले मैंने ये हमेशा कहा था कि मेरे लिए मेरे माँ पापा बहुत जरूरी है। मैं उन लोगों को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती तो तुम अपना देख लो और मैं चला। और हाँ पल्लवी, तुम्हारे भाई को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा तुम्हें लेना। तभी पल्लवी का भाई आ जाता है। चलो बहन घर चलो। सास ससुर के साथ नहीं रहोगी तो माँ बाप के साथ रहो, लेकिन यूं जीजा जी को परेशान ना करो। अब बहू को अकल आ जाती है कि इस तरह से तो वो ना घर की रहेगी ना ही घाट की। अब मैं तो मजाक कर रही थी। माफ करिए सासू माँ, पिताजी। ए जी वापस आ जाइए, अब मैं ठीक से रहूंगी, वादा करती हूँ। चलो बाय बाय सभी को, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये ब्रेड मैंने फ्रिज से निकाल लिया था और इस पे जैम और मक्खन भी लगाया है। टेंशन ना लो सासू मोम, मैं भूखी प्यासी नहीं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अरे नास पीटी, वो ब्रेड कब का एक्सपायर हो चुका था और तू उसी को ठूस कर निकल गई। हे नर्मदा मैया, पता नहीं क्या होगा। एक तो दूसरा महीना चल रहा है इसके प्रेगनेंसी का, और रितिका बहू अपनी सेहत का और अपने बच्चे का जरा भी ठीक से ध्यान नहीं रखती। घबराहट तो हमको भी होती है माधुरी जी। रितिका बहू अपने करियर को बनाने के चक्कर में अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे रही है। ये कहानी है रितिका की, जो प्रेग्नेंट होती है और उसकी प्रेगनेंसी का दूसरा महीना होता है। उसके ससुराल में सास माधुरी, ससुर अमिताभ और पति नक्श होते हैं। रितिका एक बड़ी कंपनी में जॉब करती है और वो अपने करियर को सेट करने में इतनी व्यस्त रहती कि वो अपनी कोख में पल रही नन्ही जान की देखरेख रखने में भी हमेशा असफल रहती और अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती।
रात में। रितिका, अब तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। इतनी देर तक जागना तुम्हारी सेहत के लिए, हमारी बेबी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लाइट्स ऑफ है ना नक्श, तो तुम मुंह पे कंबल ओढ़ो और सो जाओ। मुझे कैसे भी करके ये प्रेजेंटेशन पीपीटी सुबह 4 बजे से पहले बनाना ही होगा। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जब हमारी रात होती है ना तो वहाँ उनका दिन होता है। बहुत स्ट्रेस है यार। लेकिन रितिका, इतना तनाव, इतना स्ट्रेस प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक है। तुम काम से थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? तुम्हें यही बात मैंने न जाने कितनी बार समझाई है। बिल्कुल नहीं नक्श। यू नो बिजनेस वर्ल्ड कैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। अगर मैंने अभी ब्रेक ले लिया ना तो मैं अपने गोल्डन पीरियड के मौके को गंवा बैठूंगी। और मैं ये इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त क्यों कर रही हूँ? इसीलिए ना, ताकि हमारा बेबी का फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन रितिका, मैं हूं ना। तुम इस वक्त अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, कहानियां सुनो, रेडियो पर अच्छी अच्छी माइंड को रिलैक्स करने वाली एक्टिविटीज़ करो। लेकिन ये स्ट्रेसफुल काम ये मत करो। लैपटॉप में घुसी रहती हो दिन रात। नक्श रितिका को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रितिका उसकी एक नहीं सुनती। वो दिन भर ऑफिस में काम करती और घर आकर भी देर रात तक जागकर लैपटॉप पर काम करती रहती। फिर कुछ दिनों बाद रितिका की प्रेगनेंसी का 3रा महीना लग जाता है। एक रोज़ सुबह नाश्ते के दौरान, रितिका बहू, ये लो, ये खास विदेश से मंगवाए हैं ब्रांडेड फ्रेश फ्रूट्स, इन्हें खाओ। ओके, लेकिन मैं ना थोड़ा ही खाऊंगी। मुझे 5 मिनट बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी है। बहू, जल्दबाजी मत करो, आराम से खाओ ना। अपने आहार पर ध्यान दो रितिका बहू। अब तुम 3रे महीने में हो। जैसे जैसे महीने गुजरेंगे तुम्हें अपनी सेहत के प्रति और भी सतर्क रहना होगा। फल फूल, दूध, दही जैसे कैल्शियम और विटामिन वाले पदार्थ को खाना होगा। हाँ रितिका, तुम ना रोज़ सुबह 7 बजे उठ के मेरे साथ पार्क चला करो। वहाँ एक्सरसाइज भी कर लिया करो। इससे हमारे बच्चे की सेहत में और तंदुरुस्ती आएगी। ओफो, अरे मैं ये सब ऑलरेडी फॉलो करती हूँ। मैं दिन में 50 बार चाय कॉफ़ी गटकती रहती हूँ जिसमें दूध होता है। और रही बात एक्सरसाइज की, तो सुबह से जो मेरी ट्रैवलिंग एंड ऑल करने में भागा दौड़ी होती है वो एक प्रकार की एक्सरसाइज ही तो है। अरे कल मुही, वैसे नहीं। और ये चाय कॉफ़ी पीना बंद कर। नारियल पानी, फ्रूट जूस, ये सब पिया कर। और ये क्या रंग बेरंगी नेल्स करा रखे हैं। बालों को रंग देना, नाखून को रंग देना, इनकी देखभाल करना, ये सब तुझे बराबर से समझ में आता है, लेकिन अपने बच्चे का नहीं। आज के आज ये बड़े बड़े चुड़ैलों जैसे नाखून कट जाने चाहिए। अरे इनसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओह गॉड, प्रेगनेंसी ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रितिका अपने बच्चे की देखभाल करने में काफ़ी आनाकानी करती और दूसरों की बात समझने की कोशिश भी नहीं करती। वो दिन भर काम करके थक जाती और रात में कई बार करवटें लेती और कैसे भी सोती, जिससे चिंतित होकर नक्श उससे कहता है, रितिका, मैं मानता हूँ कि तुम थक जाती हो, लेकिन अब कुछ ही दिनों में तुम अपनी प्रेगनेंसी के 4थे महीने में कदम रखोगी। ऐसे में हमारा बच्चा अंदर बड़ा हो रहा होगा और कैसे भी टेढ़े मेढ़े तरीके से सोकर उस पर कोई असर भी हो सकता है। ओके नक्श, मैं इस बात का आइंदा से ध्यान रखूंगी। बस दिन और महीने बीतते जाते हैं। एक रात शहर में बहुत भीषण और भयानक बारिश हो रही होती है और रितिका उस पे भीगते हुए देर से घर लौटती है। सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उसे भीगा हुआ देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी गुस्से से आग बबूला होकर माधुरी जी रितिका पर बरस पड़ती हैं। अरे कुलक्षणी, जरा अकल वकल नहीं है क्या? या फिर सब कुछ कहीं बेच बाच के आई है, हैं? अरे तुझे पता नहीं है कि तू अपने साथ साथ एक और जान को पाल रही है अपने पेट में, फिर भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। सॉरी, वो मैं ना अम्ब्रेला लेना भूल गई थी, इसलिए। ऊपर से हर सड़क पानी भर के स्विमिंग पूल बन गई है, इसलिए फटाफट मैंने कैब बुक की और चली आई। देखा देखा कितना छींक रही है ये। अब सर्दी खांसी बुखार जकड़ जाएगा। इसे ना काम पर भेज रहे हैं हम, इसकी सारी बातें सर आंखों पर रखे हुए हैं हम, और इसी बात का ये जम के फायदा उठा रही है। रितिका बहू, तुम इतनी भीग गई हो, कहीं रुक जाती, अब फिर से बीमार और कमजोर पड़ जाओगी।
ससुराल वाले परेशान होकर रितिका के मायके वालों को बुलाते हैं, जिसमें से उसकी माँ आस्था, पिता बलविंदर और बड़ा भाई श्लोक आते हैं। क्यों कर रही है तू ये सब बेटा? अरे कम से कम अपने बच्चे को इस दुनिया में आने तक तो काम को थोड़ा सा ब्रेक दे दे। हाँ रितिका, तेरी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए कंपनी को लेटर भेज दे कि तू अब से लेकर बच्चा होने के बाद एक और एक्स्ट्रा महीना छुट्टी पर रहेगी। और ये कैसी कंपनी है तेरी जो एक प्रेग्नेंट लड़की को काम करने दे रही है? रितिका, तू प्लीज़ अपनी हेल्थ पर ध्यान दे। करियर तो हम जिंदगी भर बना सकते हैं, लेकिन ये 9 महीने ये सबसे ज़्यादा कीमती है। अरे तुझे खुद को लकी मानना चाहिए कि तू प्रेग्नेंट है, वरना आजकल के इस ज़माने में जहाँ देखो हर लड़की किसी न किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण बांझ है, तड़प रही है, बिलख रही है माँ बनने को। अरे यार, इन सब की कमी थी जो आप लोग भी आ गए अब ज्ञान के मोती बटोरने। मैं जानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेबी एकदम फिट एंड फाइन पैदा होगा या पैदा होगी। रितिका किसी की बात नहीं मानती और ऑफिस नहीं छोड़ती। वो जब नक्श के साथ चेकअप के लिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती है तो रितिका जी, आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना होगा। अब आप कुछ ही महीनों की दूरी पर हैं बच्चे को जन्म देने से, सो प्लीज़ अभी और अच्छे से देखभाल कीजिए बच्चे की। जितना आप अपनी देखभाल करोगी उतनी ही बेबी की भी देखभाल होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल बेबी आपके वॉर्म में है। आई सजेस्ट यू कि आप कुछ समय के लिए ऑफिस से ब्रेक ले लीजिए। लेकिन नहीं जी, फैमिली डॉक्टर के समझाने के बाद भी रितिका बाज नहीं आती। अब वक्त आता है रितिका की गोद भराई का। रितिका सज संवर कर तैयार होती है और पूरे घर को सुंदर तरह से सजाया भी जाता है। गोद भराई की रस्म के दौरान रितिका अपने बच्चे का हिलना डुलना और उसकी किक भी महसूस करती है। सासू मॉम और ससुर जी, नक्श, माँ, पापा, श्लोक, अभी अभी ना बेबी ने लात मारी, आई मीन किक किया। मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ। सो अमेजिंग। वाह वाह वाह, तू नजर ना लगे। तभी अचानक से रितिका का फ़ोन बजता है और उसे अर्जेंटली एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। और रितिका आ जाती है अपने ओरिजिनल मूड में। वो सबसे कहती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये प्रेजेंटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लाइंट्स को पसंद आ गया ना तो हमारी कंपनी की किस्मत बदल जाएगी, और वो भी मेरी वजह से। और मैं CEO बन जाऊंगी और फिर मुझे फॉरेन ब्रांच में बड़ी पोस्ट पे मिल सकती है। जाने दीजिए ना प्लीज़। रितिका कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लैपटॉप लेकर प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर देती है और सभी घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है ये, गोद भराई के दिन भी काम। सच में रितिका बहू कब समझेगी क्या पता। कुछ दिन बाद अचानक से ऑफिस में रितिका चक्कर आकर गिर जाती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ उसके ससुराल वाले और मायके वाले भी पहुँच जाते हैं। सब जब हॉस्पिटल रूम में एक साथ खड़े होते हैं तब डॉक्टर कहते हैं, ये कहते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि अब रितिका जी का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। उनका मिस कैरेज हो गया है, यानी कि गर्भपात, और अब ये कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सब कुछ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस और काफ़ी मेडिकल इश्यूज़ के कारण हुआ है। रितिका जी, आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। नहीं, देखा तेरी लापरवाही का नतीजा। अब हम सब भुगतेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा नक्श हमारा बच्चा। रितिका का फ़ोन बजता है। उसका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल साबित होता है और वो कंपनी की CEO भी बन जाती है और उसे विदेश के लिए नौकरी का बुलावा आता है। अब क्या फ़ायदा, जिसके लिए दिन रात मेहनत की वही नहीं रहा। अब ये सफलता, ये कामयाबी किस काम की। बहुत बुरा किया तुमने रितिका बहू, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। रितिका जीवन भर अपनी लापरवाही को कोसती रहती है। इसलिए हमें हमेशा सही अवसर पर सही काम करना चाहिए, वरना उसका अंजाम बुरे से भी बुरा साबित हो सकता है।